पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल और लेबनान को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है कि एयर स्ट्राइक के बाद वो जमीनी हमले के लिए तैयार है। फोर्सेस को आदेश दे दिए गए हैं और लेबनान सीमा पर इजराइल की सेना का जमावड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन इसको समझना होगा कि क्या वाकई में इजराइल के लिए ये ऑपरेशन आसान होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हिजबुल्लाह की ताकत है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की ताकत है, क्या इजराइल के लिए ये ऑपरेशन आसान होने वाला है? क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लड़ाके, 2 लाख से ज्यादा रॉकेट इजराइल हिजबुल्लाह के पास हैं, उसको समझना होगा। और साथ ही में अमेरिका और फ्रांस की तरफ से यह कहा गया है कि इजराइल सीज फायर करे, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यहां से सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में अमेरिका सीज फायर चाहता है, या फिर अमेरिका एक तरीके से इजराइल से चाहता है कि इजराइल अटैक करे और दूसरे तरीके से दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सीज फायर के पक्ष में है। इसको समझना होगा। डिटेल से इस मुद्दे की हम पड़ताल करेंगे, लेकिन साथ ही में एक और बड़ी अहम घटना घटी है जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। कई दशकों के बाद जापान का युद्धपोत जो है वो ताइवान स्टेट में पहुंचा है। ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त नेटो की समिट, माफ करिए, क्वाड की समिट हुई। और उससे भी बड़ी बात कि ये उस वक्त हुआ जिस वक्त चीन के जहाज जो हैं, चाहे वो समुद्री जहाज हैं, चाहे उसके वायुसेना के जहाज हैं, वो जापान की वायु सीमा और जल सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। इसको भी आज डिकोड करने की हम आगे कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही में एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उस तस्वीर की भी पड़ताल करना आज जरूरी हो चुका है। आप कहेंगे कि डिफेंस स्पेशल में कौन सी तस्वीर आ गई? ये तस्वीर जो है जो बाइडेन और मोहम्मद यूनिस की है, यानी कि बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री कह दें या सलाहकार उन्हें कहें, उनकी तस्वीर है जो बाइडेन के साथ वो मिले हैं। तो क्या जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसकी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई थी, और जब वो स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से उसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया, अमली जामा पहना दिया गया, तो क्या शाबाशी देने के लिए मोहम्मद यूनिस को अमेरिका बुलाया गया? इसको भी समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। लेबनान सीमा पर जमा हुए इजराइल के सैनिक। अमेरिका फ्रांस की आईडीएफ से जंग रोकने की मांग। हिजबुल्लाह की मदद के लिए क्या आगे आएगा ईरान? लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। लेबनान सीमा पर जमा हुए इजराइल के सैनिक। अमेरिका फ्रांस ने हमला रोकने की बात कही है, जंग रोकने की बात कही है। लेबनान सीमा पर जमा हुए इजराइल के सैनिक। अमेरिका फ्रांस की आईडीएफ से जंग रोकने की मांग। हिजबुल्लाह की मदद के लिए क्या आएगा ईरान? इसको समझना होगा। लेकिन एक बार ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक डिटेल से जानकारी आपको दे दें। हिजबुल्लाह इजराइल की जंग, पेजर वॉकी टॉकी से पहला हमला, उसके बाद एयर स्ट्राइक कर गोला बारूद खत्म किया गया। दोनों तरफ से रॉकेट मिसाइल लगातार दागे जा रहे हैं। 500 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा चुके हैं और आम जनमानस को मिला लिया जाए तो 600 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। आसान नहीं होगी लेबनान की ये जंग, इसको समझना बेहद जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू ने ठान लिया है तो ठान लिया है।
2 लाख रॉकेट हिजबुल्लाह के पास, बैलिस्टिक मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास जो कि ईरान की दी हुई हैं। 18 साल बाद सबसे भीषण हमला इजराइल ने लेबनान पर किया है। अमेरिका फ्रांस ने सीज फायर की मांग की है, लेकिन सवाल मेरा यहां पर यही हो जाता है कि क्या अमेरिका की बिना परमिशन के, बिना हां के नेतन्याहू इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, या अमेरिका यहां पर एक किस्म से डबल गेम जो है वो खेल रहा है? इसको भी समझेंगे। भारत ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है लेबनान ना जाएं, और अगर लेबनान में हैं तो जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ दें। यह भारत सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। कर्नल जे.एस. सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए, शुक्रिया सर। थोड़ी देर में संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका इंतजार लगातार। लेकिन कर्नल जे.एस. सोडी सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कर्नल सोडी सर, जिस प्रकार से ये इजराइल ने मान लिया है, नेतन्याहू ने ठान लिया है कि लेबनान पर ऑपरेशन करके ही वो रहेंगे, अमेरिका फ्रांस दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत बढ़िए। लेकिन आज तो उनके आर्मी कमांडर्स ने भी कह दिया कि अब वक्त आ चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। कितना आसान, कितना चुनौतीपूर्ण ये आईडीएफ के लिए होने वाला है सर? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 में जब पिछला इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था, उसमें शुरू के कुछ दिनों में इजरायली सेना को काफी अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हिजबुल्लाह ने एक करारा जवाब दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त लगने लगा बाद में कि इजराइल इस युद्ध को हार जाएगा, और तभी अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस युद्ध को 14 अगस्त 2006 को खत्म कराना पड़ा, जिसमें सीज फायर हुई, स्टेलमेट हुआ, इजराइल को कोई जीत हासिल नहीं हुई। ये बात है 2006 की। आज हम 2024 में है। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो उसने पूरे खुल के हमास, हिजबुल्लाह और हुती को समर्थन करना शुरू किया, और तब से लेके अब तक हम हिजबुल्लाह की जो सैनिक ताकत है उसमें कई ज्यादा गुना इजाफा आया है। अब जो नेतन्याहू ने कहा कि हमें ये हमला करना पड़ा, हमारे ग्राउंड फोर्सेस तैयार हैं, और जैसे आपने सही कहा कि इजरायली सेना के सेनाध्यक्ष ने भी ये बयान दिया है कि उनकी सेना ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है, और इसकी बार बार चेतावनी अमेरिका फ्रांस दे रहे हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव मत कीजिए, आपके लिए दिक्कत पैदा होगी। ये बिल्कुल सही आंकलन है अमेरिका और फ्रांस का, क्योंकि जैसा हाल इजरायली सेना का गाजा पट्टी में हुआ, जहां उन्हें 9 महीने से ज्यादा हो चुके, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, यही हाल उनका होगा हिजबुल्लाह पे जब अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। कुछ दिन के लिए पहले की तरह उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जंग की एक प्रणाली है। जब भी कोई हमलावर या अटैकर अटैक करता है, तो जो डिफेंडर होता है उसको कुछ समय लगता है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि जितनी भी अच्छी खुफिया हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन कभी भी डिफेंडर को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कहां से उसके ऊपर हमलावर या अटैकर अटैक करेगा। तो शुरू के कुछ दिनों में आप कोई भी ये पीछे इतिहास देख लीजिए, कोई भी युद्ध देख लीजिए, कुछ दिन के लिए डिफेंडर को समय लगता है अपने आप को रीग्रुप करने का, रीऑर्गेनाइज करने का। और यही चेतावनी जो बार बार अमेरिका फ्रांस दे रहे हैं कि इसको ग्राउंड ऑफेंसिव मत करो, लेकिन नेतन्याहू इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, चाहे हमास से हो, चाहे हिजबुल्लाह से आप हो, उतने लंबे समय तक वो सत्ता पे बैठे रहेंगे। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी कुछ हफ्ते पहले टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का एक विख्यात अखबार है, उसमें एक ओपिनियन पोल प्रकाशित हुआ, जिसमें यह आंकड़े आए कि 81% इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ हैं, और इस जंग के लिए वो पूरी तरह से नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे आएगा दिन इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, नेतन्याहू भी जानते हैं कि वो सत्ता में तब तक बने रहेंगे जब तक ये युद्ध होगा, और इसीलिए ये ग्राउंड ऑफेंसिव जरूर करेंगे, चाहे 1 दिन में करें, 2 दिन में करेंगे, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव जरूर करेंगे।
सवाल जिसका छोटा सा जवाब कर्नल सोडी सर मुझे आपसे चाहिए होगा। गाजा में जिस प्रकार से इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया और जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहां सिनवार अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा है, हमास की तमाम टॉप लीडरशिप जो है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है और गजा को कब्रिस्तान बदल दिया गया है। हम कैसे माने कि क्योंकि जब गजा के ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला था तब ये कहा जा रहा था कि चुन चुनकर हमास जो है आईडीएफ के लड़ाकों को मारेगा, लेकिन आईडीएफ ने कर दिखाया। जितने नुकसान की उम्मीद थी मुझे लगता है कि उससे 1% उससे बहुत कम नुकसान इजराइल का हुआ और बहुत कामयाबी से उसने पूरे गजा के टनल नेटवर्क को या गजा के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सर राजेश जी, आज की तारीख में इजरायली सेना गाजा में सिर्फ 20% अंडरग्राउंड टनल्स को बर्बाद कर पाई है। जहां पे वहां 500 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, सिर्फ 20% को वो 9 महीने में बर्बाद कर पाई है। जहां तक बात है इस्माइल हानिया का मारना, हाँ वो एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे। पहला, जब 1990 में पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली सेना के जो स्पोक्स पर्सन थे लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को कहा था कि ये जो फिलिस्तीन का मामला है ये एक राजनीतिक मामला है, ये कभी भी सैनिक तरीके से हल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ बयान इसी साल 20 जून को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने दिया, जब उन्होंने बयान में कहा कि हमास को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यह बयान सुन के नेतन्याहू भड़क पड़े, लेकिन हकीकत ये है क्योंकि ये जो इजराइल फिलिस्तीन का मामला है ये एक राजनीतिक मामला है, ये 2 धर्मों का युद्ध नहीं है जैसे कुछ लोग इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 4 इंपॉर्टेंट दस्तावेज पढ़ेंगे, पहला है मैकमहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915-16 में 10 चिट्ठियां एक्सचेंज हुई थी। दूसरा है स्काइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में 1917 का। फिर है 1917 का बालफूर डिक्लेरेशन और उसके बाद है 27 नवंबर 1947 का यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए। इन 4 ऑफिशियल दस्तावेजों में साफ इस इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे के बारे में लिखा गया है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है। तो इजरायली सेना जितने बार हमास पे वार कर ले, हिजबुल्लाह पे वार कर ले, इस मुहिम को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जो अमेरिका बार बार कह रहा है, जो बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी आ सकती है जब 2 नेशन सॉल्यूशन होगा, और यही चीज क्वाड के शिखर सम्मेलन में चारों देशों ने कहा जब वो डेलावेयर वॉशिंगटन में इसी महीने 21 सितंबर को मिले कि 2 नेशन सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट में शांति लेके आएगा। ठीक है सर। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से इजराइल जो है वो ये मान चुका है, ठान चुका है कि लेबनान के ऊपर ऑपरेशन करना है। मेरा जो एक अहम पॉइंट है कि अमेरिका कह रहा है कि नहीं आप अटैक मत करिए, सीज फायर की तरफ जाइए, फ्रांस भी कह रहा है, लेकिन जो मेरा आंकलन है कि क्या वाकई में बिना अमेरिका की परमिशन के नेतन्याहू इतना बड़ा कदम उठा लेंगे जब उन्हें पता है कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की ताकत मौजूद होगी, टर्की की ताकत मौजूद होगी। सर संजीव जी। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। एक बार चेक कराइएगा सर, आवाज कट के आ रही थी थोड़ी आपकी। संजीव जी जी अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। मेरा सवाल यह था कि क्या बिना अमेरिका की परमिशन के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है? सर देखिए राजेश जी, जहां तक इजराइल का अपनी आत्मरक्षा, अपनी राष्ट्र की रक्षा को लेकर के लिए जाने वाले कदमों का प्रश्न है, तो इजराइल ऐसे कदमों को उठाने के लिए वो किसी की परमिशन की तरफ नहीं देखता है। ये हमने देखा है। विशेष रूप से जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं,
वो जिस तरीके का अप्रोच आतंकवाद के विरुद्ध रखते हैं और पूरा इजराइल का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है वो जिस तरीके का एक मैसिव रिटेलिएशन का जो अप्रोच आतंकवाद के विरुद्ध रखते हैं, उसके तहत मेरा ऐसा मानना है कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह को लगातार वो टारगेट करेंगे। यद्यपि कि अमेरिका उनको ये सलाह दे रहा है, यूरोपीय देश उनको सलाह दे रहे हैं कि वैसा न करें, लेकिन इजराइल अपनी आत्मरक्षा, अपनी राष्ट्र रक्षा के संदर्भ में किसी की नहीं सुनता है, ये हमने ये देखा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जो इजराइल का ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन यदि कभी ऐसी कोई स्थिति आती है कि उसमें इजराइल को ईरान के विरुद्ध कोई बड़ा युद्ध छेड़ना पड़ता है, तो ऐसे में वो अमेरिका की सलाह के आधार पर ही काम करेगा, क्योंकि इजराइल जो कोई स्टेट टू स्टेट अगर वॉर शुरू होती है, जो अभी तक तो ये जो वॉर है स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स है, हिजबुल्लाह भी एक नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन अगर स्टेट टू स्टेट वॉर की स्थिति आती है तो अमेरिका की सलाह के बिना इजराइल आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जहां तक आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि जो इजराइल है वो ऑपरेशन जारी रखेगा। और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल बड़े ऑपरेशंस कर रहा है, वो इजराइल की हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के विरुद्ध की जाने वाली साजिशों को रोकने के लिए, नाकाम करने के लिए प्रीएम्प्टिव जो ऑपरेशंस होते हैं उसके तहत ये वो कार्रवाइयां कर रहा है, जिसमें कि पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट इत्यादि। हालांकि मेरा ऐसा मानना है राजेश जी कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज, साइबर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस तरीके से, खुलेआम तरीके से। ये गलत ट्रेंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पैदा करेगा। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे वेपन्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए जो कि मास इंजरीज को जो है रिजल्ट करें, उसको ऐसा पैदा करें। लेकिन जो इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं 2006 के बाद से, जो सेकेंड लेबनान वॉर के बाद से अभी तक, जो सोमवार को जो स्ट्राइक कंडक्ट की गई जिसमें करीब 600 के लगभग लोग उसमें मारे गए हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, वो अभी तक का इजराइल का 2006 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। और जाहिर है कि इस तरीके के जो ऑपरेशन इजराइल इसी वजह से कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह अपने टॉप कमांडर्स की जो मौत का जो बदला लेने की वो साजिशें रच रहा है इजराइल से, उसको ऐसा करने में उसको लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए, उसको अंदर से कमजोर खोखला किया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल के ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस जो उसके हैं वो आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। बस मेरा एक सवाल, उसका छोटा सा जवाब संजीव जी मैं आपसे चाहूंगा कि क्या ईरान का हम क्या रोल देखेंगे, क्योंकि हमास की मदद के लिए खुलकर ईरान सामने नहीं आ पाया, लेकिन लेबनान में जब हिजबुल्लाह है और माना जाता है कि ये तो एक पार्ट है ईरान का, तो यहां पर हम ईरान का क्या रोल देखेंगे? या ईरान वैसे ही खामोश रहेगा या हम एक्टिव देखेंगे ईरान को? राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि ईरान एक्टिव हो सकता है। वो एक्टिव होने का वो जो है उसको एफर्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरान उस स्थिति में है, क्योंकि राजेश जी एक बात आप स्पष्ट रूप से जान ले, हम समझते हैं, सभी इस बात को हम डिस्कस करते रहे हैं कि यदि ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कोई डायरेक्ट युद्ध की घोषणा कर दी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के विरुद्ध ओपन वॉर में चला जाएगा। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों राष्ट्र इस मौके की लगातार तलाश में रहते हैं कि वो कैसे ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए। और ईरान के द्वारा यदि कोई ऐसा युद्ध की घोषणा इजराइल के विरुद्ध की जाती है तो ये अमेरिका और इजराइल को बड़ा मौका मिल जाएगा ईरान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट करने का, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम ये एक मौका डैमेज करने का। तो ऐसे में ईरान मुझे चाहता है कि मौका नहीं देना चाहिए ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, माफी के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद जापान को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कई दशकों के बाद जापान का युद्धपोत जो है वो ताइवान स्टेट में पहुंचा है और एक मैसेज जापान ने सीधा बीजिंग को दे दिया है। वो मैसेज क्या है उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्ट्रेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत पहुंचा। ताइवान स्ट्रेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान तैयार। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्ट्रेट में जापानी युद्धपोत पहुंचा। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्ट्रेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत पहुंचा। ताइवान स्ट्रेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान तैयार। चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना, इसको समझना होगा, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट से इस पूरे मसले को, मुद्दे को समझते हैं। सेनकाकू आइलैंड को लेकर दोनों के बीच विवाद है। ईस्ट चाइना सी पर भी चीन का दावा बढ़ता जा रहा है। आज तक आपने सुना होगा कि हम साउथ चाइना सी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ईस्ट चाइना सी में भी चीन काफी एग्रेसिव हुआ है। जापान के समुद्र आसमान में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। जापान ने हाल ही में अपने डिफेंस बजट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। अमेरिका से F-35 टॉमहॉक मिसाइलें जापान खरीद रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी जापान बना रहा है। परमाणु बम की भी जापान में अब मांग उठने लगी है, क्योंकि जापान के ऊपर खतरा एक तरफा नहीं है, जापान के ऊपर तीन तरफा खतरा है। आप कहेंगे कौन सा तीन तरफा खतरा, तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, दूसरी तरफ चीन है, और साथ में सोवियत संघ या आज का रूस भी हम कह सकते हैं। चलिए कर्नल जय सोडी सर के पास चलेंगे। कर्नल सोडी सर, इस पॉइंट को हम कैसे देखें? कई दशकों के बाद जापान का युद्धपोत जो है वो ईस्ट चाइना सी से निकलकर ताइवान स्ट्रेट में पहुंचा, और ये उस वक्त हुआ जिस वक्त क्वाड की समिट हुई, और उसके बाद क्वाड ने ठाना कि यस, हम जो है मिलकर पेट्रोलिंग भी करेंगे और चीन की जो मनमानी है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना बेहद जरूरी है कि हाल ही में हमने देखा कि ईस्ट चाइना सी में चीन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। उसने ताइवान के वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की है। सर राजेश जी, देखिए, ये जो जापान ने अपना युद्धपोत भेजा ताइवान स्ट्रेट के थ्रू, ये वाकई में एक बहुत अच्छा कदम है। अगर हम ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में देखें कितने देश हैं जो कि चीन के विस्तारवाद से प्रभावित हैं, तो वो 10 देश हैं, और इन 10 देशों को इकट्ठे आना होगा, और जितनी वो ऐसी गतिविधियां करेंगे उससे चीन को एक साफ संदेश जाएगा। तो पहली बात तो जो आपका पहला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक एक मिलिट्री अलायंस ये 10 लिटरल देश नहीं करते जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी पे हैं, और साथ में अमेरिका और भारत को नहीं मिलाते हैं, चीन के विस्तारवाद को काउंटर करना मुश्किल होगा, क्योंकि मिलिट्री अलायंस ही एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश देता है। जैसे हमने देखा अब तक रूस ने जितनी भी बातें की हों, उसने किसी नाटो देश पे हमला नहीं किया, क्योंकि नाटो का एक सैनिक अलायंस है। दूसरी चीज, ये जो जापान और चीन के बीच में जो एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, ये सारी बातें उस बात पे संकेत करिए कि 2040 के आसपास चीन सेनकाकू आइलैंड्स के लिए जापान पे हमला करे, क्योंकि उससे पहले चीन ने 3 युद्ध लड़ने हैं। ताइवान के लिए 2027 में, उसके बाद स्पैटले आइलैंड्स के लिए जो साउथ चाइना सी है उस पे 2029 में, पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर भारत पे 2035 में, और अगला जो इसका चौथा युद्ध है वो है जापान के सेनकाकू आइलैंड्स के लिए। तो जैसे जैसे चीन अपनी तैयारी कर रहा है, वो अपने सैनिक लक्ष्यों को भी साफ पब्लिक डोमेन में डाल रहा है अपनी गतिविधियों की वजह से, कार्रवाई की वजह से। अब ये दुनिया के देशों के लिए है, क्या हम इन सिग्नल्स को पिकअप कर पाते हैं? क्या हम एक नाटो टाइप एक इंडो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या एक सैनिक संगठन बना सकते हैं? हम जितनी देरी करेंगे सैनिक संगठन बनाने में, उतना चीन के हौसले और मजबूत होंगे। जी, मैं संजीव जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक चीज मैं कर्नल सोडी सर आपके से समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में चीन मिलिट्री तौर पर इतना ताकतवर हो चुका है कि वो
जापान की तरफ, फिलीपींस की तरफ, ताइवान की तरफ जाए, क्योंकि वहां पर अमेरिका की मौजूदगी है। तीनों ही देशों के अंदर अमेरिका की मौजूदगी है और साउथ कोरिया में तो और ज्यादा जमावड़ा है, वो चीन को लेकर ही है। तो क्या वाकई में जा सकता है चीन सब? राजेश जी, आज तक जो चीन को छोड़ के बाकी जितने भी मुल्क की सेनाएं हैं, भारत अमेरिका मिला के, हम सारा जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन का पालन करते हैं वो है एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982। लेकिन चीन एकमात्र देश है जिसने 2014 में फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन 2001 के तहत कहा 2014 में कि वो दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, जमीन, हवा और समुंदर। और ऐसा दावा हम 2024 में अमेरिका तक ने नहीं किया है। तो ये जो चीन की कैपेबिलिटी है, इसे हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी अब आस्ता आस्ता जान रहा है कि चीन की सैनिक तैयारी बहुत अव्वल दर्जे की है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में दिन रात काम चल रहा है 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, 21 परमाणु पनडुब्बियों बनाने के लिए और 200 युद्धपोत बनाने के लिए। और इस वक्त ही चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है दुनिया में, और चीन को किसी देश से खतरा नहीं कि कोई देश उसके ऊपर हमला करेगा। कोई देश चीन पे हमला नहीं करेगा। तो चीन अगर इतनी बड़ी सैनिक तैयारी कर रहा है, जब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो ये साफ दिखा रहा है कि उसके सैनिक मंसूबे हैं कुछ जमीन को हड़पने के लिए, और इसलिए वो इतने बड़े पैमाने पे सैनिक तैयारी कर रहा है। ठीक सर, चलिए संजीव श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा अलग एंगल से मैं चीजों को अब आपसे समझना चाहूंगा। जब नैन्सी पेलोसी आई थी, उसके बाद चीन ने, माफ करिए, चीन ने ही एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था और ताइवान पर कई मिसाइलें उस वक्त छोड़ी गई थी, जो ताइवान से गुजरकर, मुझे आज भी याद है कि जापान के जल क्षेत्र में पहुंच गई थी। हम लगातार देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जो मिसाइलों का परीक्षण करता है, वो भी जापान के आसपास गिर रही हैं। रूस और जापान की ऐतिहासिक दुश्मनी है। तो क्या एक 3 फ्रंट वॉर का जापान के सामने भी खतरा है? उस लिहाज से उसने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, और साथ ही में जिस प्रकार से परमाणु बम को, परमाणु हथियारों को लेकर जापान के अंदर मांग उठने लगी है, क्या ये दुनिया को सचेत होना होगा इसको लेकर? राजेश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है, और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जापान अपनी राष्ट्र की जो रक्षा को लेकर के जो इमर्जिंग जो सिनारियोज हैं, जो थ्रेट परसेप्शंस हैं, उसके आधार पर वो अपने आप को तैयार कर रहा है। और जापान जो आज क्वाड का जो इनिशिएटिव इतना आगे हम बढ़ा रहे हैं, उसको क्वाड का जो आइडिया था, जो मूलभूत आइडिया था, वो जापान के एक महान नेता और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने दिया था। और शिंजो आबे 2006 से ही, और जब उन्होंने भारत की यात्रा की थी, तो उन्होंने लोकतांत्रिक शक्तियों को साथ में आने की का गाइडेंस दिया था, और उनके गाइडेंस के आधार पर ये क्वाड आगे आज बन करके खड़ा हुआ है, और ये आगे बढ़ रहा है, ये और अधिक सशक्त और मजबूत होगा। और जापान इस बात को अच्छी तरह से राजेश जी जानता है कि यदि चाइना ने ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया, तो वो ताइवान की टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए नए मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करेगा। और साथ ही साथ जो सेंकाकू आइलैंड है, जिसको लेकर के जापान और चाइना के बीच का विवाद है, उसके ऊपर भी वो कब्जा करने के लिए अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है। इसी वजह से जापान के लिए भी, जापान के अपने सेंकाकू आइलैंड के लिए भी ये आवश्यक है, और इंडो पैसिफिक रीजन की जो अन्य जो टेरिटरीज हैं, साउथ चाइना सी के जो क्षेत्र हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो जो राष्ट्र हैं वहां पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करें। और जापान ने पहली बार जो ताइवान स्ट्रेट में अपने शिप को सेल किया है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी की जो शिप्स हैं इसमें शामिल थी। और उसी तरीके से हाल के समय में हमने देखा है कि ताइवान स्टेट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अन्य जो यूरोपीय देशों ने भी अपने शिप्स को लगातार सेल किया है, क्योंकि ताइवान स्टेट का जो वाटर्स हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं। चाइना उसको बाधित नहीं कर सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और ये चाइना को समय पर बताना होगा कि चाइना, चाहे वो ताइवान स्टेट हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो,
वहां पर मोदी वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, शिप्स की मूवमेंट को, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स जो ताइवान स्टेट के साथ में बहुत बड़ा कॉमर्स होता है, यदि उसको बाधित करने की कोशिश करेगा तो ये राष्ट्रों को स्वीकार नहीं होगा। और ये चाइना को लगाम लगाने के लिए उसके द्वारा जो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। और ये चाइना को मैसेज जाता है कि चाइना यदि ताइवान पर कब्जा करने की अगर कोशिश करेगा, यदि कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे डील करने के लिए तैयार है। और राजेश जी, मैं पहले भी आपके चैनल में, आपके शोज में ये कह चुका हूँ कि यदि ताइवान के ऊपर चाइना ने कोई हमला किया तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, लोकतांत्रिक राष्ट्रों का जो रिस्पांस है वो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ से कहीं ज्यादा भिन्न होगा, और ये कोई ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है। क्योंकि ताइवान पर अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, और जो कि राष्ट्र इसको स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। और मैं अलग एंगल से, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक अलग एंगल से अब चीजें संजीव जी आपके पास रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि छोटा सा जवाब उसका आप दें मुझे। जापानीज के बारे में चीजें कही जाती है कि जापानीज भूलते नहीं है, वो जो उनके भूलते नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। अगर जापान के अंदर परमाणु हथियारों को लेकर मांग उठने लगी है तो क्या ये अमेरिका को भी सोचना होगा सर? हिरोशिमा नागासाकी जापानीज भूले नहीं है, ये अमेरिका को भी सोचना होगा सर। मैं अलग पॉइंट से आपके सामने चीजें रख रहा हूं। राजेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, और मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि जापान में जो वहाँ की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के जो अनेक राजनीतिक दल हैं, उसमें से कई ऐसे राजनीतिक दल हैं। मैं आता हूं सर, लगातार पीछे से कमान आ रही है, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा। संजीव जी माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल, और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर बात हमारी लगातार जारी है। जापान का एक युद्धपोत कई दशकों के बाद ताइवान स्टेट में पहुंचा है। इसी मुद्दे को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोतल के बाहर जिन को लाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, उस जिन को जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, यानी कि जापानी फोर्सेस की, उसी को लेकर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। संजीव जी बात अपनी पूरी करिएगा, उसके बाद कर्नल सोडी सर मैं आपके पास आता हूं। संजीव जी। जी देखिए राजेश जी, जापान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि जापान के न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की मांग करते हैं। उनका ये कहना है कि जापान के पास भी स्वयं के वेपन्स होने चाहिए। लेकिन जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच का जो मिलिट्री अलायंस है वो अभी भी बेहद सशक्त और मजबूत है। यद्यपि कि जापान ने अभी हाल के समय में अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी नए नए वेपन्स एक्वायर कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस बात को जानता है कि जापान यदि उसे चाइना का मुकाबला ईस्ट एशिया में करना है तो जापान को उसे और अधिक ताकतवर बनाना होगा। और जापान के सामने अगर कोई सबसे बड़ा वर्तमान समय में चैलेंज है तो वो चाइना का है, और रशिया का भी चैलेंज उसके सामने आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही अपने जो इस तरीके के जो एंटी वेस्टर्न जो पार्टनरशिप को वो मजबूत करने जा रहे हैं, वो अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट वगैरह की बात करते हैं। तो ऐसे में जापान रशिया को लेकर भी कंसर्न रहता है, लेकिन चाइना का जो खतरा है जापान के लिए वो सबसे बड़ा है। और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि जापान को उसकी जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं उसको और अधिक ताकतवर बनाना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जापान को इस बात की कोई अनुमति देगा या उसे इस तरीके का कोई स्पेस प्रोवाइड कराएगा कि जिससे कि जापान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्वयं से विकसित करे। यद्यपि कि जापान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
लेकिन वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पजेस के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए है, और उसका जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि और अन्य जो पीसफुल पर्पजेस के लिए होता है वो उसके पास अवश्य है। और मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि जापान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो रिसोर्सेस हैं, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है कि जापान अगर ये डिसाइड कर ले कि उसे न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करना है तो उसमें ज्यादा उसे समय नहीं लगेगा। साउथ कोरिया को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अलायंस जापान और कोरिया के साथ है वो इतना सशक्त और मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो राष्ट्र हैं वो अब स्वयं की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। वो जो यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो अभी भी इंटैक्ट है, मजबूत है, और वो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे जो थ्रेट का मुकाबला कर सकता है। मैं कर्नल सोडी सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्या इस अम्ब्रेला जो कि यूएस का है उसके ऊपर से जापान का भरोसा कम हो रहा है? क्या जापान को ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में शायद अमेरिका चीन से हमारी रक्षा ना कर पाए, जिस हिसाब से डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की जा रही है, उसकी मांग की जा रही है, और साथ ही में परमाणु हथियारों को लेकर डिमांड हो रही है कि अब जापान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। और साथ में मेरा एक पॉइंट हमेशा रहता है कि क्या ये बोतल में से जिन को बाहर निकालने की भी एक कोशिश है, क्योंकि जापानीज क्या कर सकते हैं तकनीक में भी और रण क्षेत्र में भी, वो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया ने देखा है सर। राजेश जी, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, उसके बाद जापान ने कसम खा ली थी कि वो एक बहुत छोटी सेना रखेंगे और वो कोई भी अपनी सेना के बल को नहीं बढ़ाएंगे, अपना रक्षा बजट भी वो 1% के नीचे रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीन का विस्तारवाद बढ़ता गया, चीन का आक्रामक रवैया बढ़ता गया, जापान को भी एहसास होने लग गया कि अगर उसके पास एक सशक्त सेना नहीं होगी तो चीन उसके ऊपर हमला करने से 2 बारी सोचेगा नहीं। और आपका आंकलन सही है, आज जापान ही नहीं सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका मदद के लिए सैनिक भेजे ना भेजे इसका कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा अमेरिका ने यूक्रेन और इजराइल को अपने सैनिक नहीं भेजे, हथियार भेजे, पैसा भेजा जो वो बाद में किसी न किसी तरीके से वसूल करेगा, लेकिन सैनिक नहीं भेजे। यूक्रेन रोता रहा, मांगता रहा, एक भी सैनिक नहीं भेजा। तो जहां तक जापान का जो नजरिया है वो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूं कि किसी भी देश को अपनी डिफेंस के लिए खुद तैयारी करनी चाहिए, कोई दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए और कोई दूसरा आएगा नहीं रक्षा के लिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा, आप दोनों से बहुत कुछ है आप दोनों के पास बताने के लिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जयेश सोडी सर, संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।